आज के इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर वेट के बारे में, या जिसको हम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं और अणभार भी बोलते हैं इसको हिंदी में। आज ये जो आज का लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, जिसमें हम समझेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है। तो मोल कॉन्सेप्ट में ये हमारा यूज होने वाला होता है, ये जो भी हमारे क्लास 12th में या 11th में जो हमारा सोल्यूशन चैप्टर है, तो उसमें भी कई बार हम मॉलिक्यूलर वेट का यूज करते हैं। तो कई जगहों पर मॉलिक्यूलर वेट यूज करते हैं, तो इसके बारे में हम इसमें सीखेंगे। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। अणुभार मीन्स होता क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है। हमने इसमें एटॉमिक वेट के बारे में या एटॉमिक मास के बारे में या मास नंबर के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो को अपलोड कर रखा है। आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार से चीजें होती हैं। इसमें अणुभार के बारे में समझते हैं। अणुभार होता क्या है। यदि आप किसी भी चीज का अणुभार निकालना चाहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहते हैं, मॉलिक्यूलर मास, तो वो जो होता है वो आप क्या करते हैं, एटॉमिक मास को इसके इस साइन का मीन्स होता है किसी चीज को ऐड करना। तो उसका मतलब होता है कि हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो ये जो आपका ए है एटॉमिक मास, जहां पर ए जो है वो एटॉमिक मास है। क्या है वो? एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास। तो ए एटॉमिक मास होता है उस कंपाउंड में, या जो जो भी प्रकार के उसमें क्या है एलिमेंट हैं, या जो भी प्रकार के उसमें एटम है, उन सभी एटमों का जो आपका एटॉमिक मास है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके एडिशन को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो इसके बारे में आपने समझा होगा। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, किस प्रकार से समझेंगे, एक एक करके इसको हम समझना शुरू करते हैं। मान लेते हैं हमारा एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं H2O को। अब आप लोगों ने क्या कर रखा होगा कि आप लोगों ने लर्न कर रखा होगा 1 to 30। हमने आपसे बोला था फर्स्ट लेक्चर में कि 1 to 30 तक हम लोग क्या करेंगे, इसमें एटॉमिक मास को और एटॉमिक नंबर को हम दोनों लर्न करेंगे। तो इसमें आपको लर्न होगा। H2O में क्या होता है कि इसमें किस प्रकार से हम करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दो एटम है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है, द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, वो कितना होता है? 1 होता है। और इस H2O में कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, यानी एटॉमिक मास उस एटम का और फिर नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं? इनटू 2। फिर प्लस करेंगे नेक्स्ट एटम के लिए। नेक्स्ट एटम क्या है? ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो ये एटॉमिक मास हमने उसमें पहले ही पढ़ा था ना, ये ए वाला। तो इसमें यहां पर क्या हो जाएगा? 16 इंटू, और नंबर ऑफ एटम क्या है ऑक्सीजन का? नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन का 1 है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? इस टोटल को यदि आप ऐड करना चाहेंगे तो कैसे ऐड होगा? 2 1 और 16 इधर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ऐसे एक सिंपल सा हम ले लेते हैं CH4 का। किसका ले लेते हैं? CH4 का। अभी CH4 में देखेंगे, इसमें दो एटम है, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। एक कंपाउंड है ये जिसमें एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन में से आप इसका कार्बन का एटॉमिक मास देखेंगे, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है 6 कार्बन कितना होता है? 12 होता है। ठीक है। और फिर हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का 1H1 होता है। ठीक है। अब इस कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है। तो एटॉमिक मास लिखा रहता है, पीरियोडिक टेबल से आप ले सकते हैं। ठीक है, इतना आप समझदार है, जानते हैं इसको ऑलरेडी। तो ये कार्बन का कितना होता है? 12। और कितने कार्बन है? 1। और प्लस क्या होगा? एक हाइड्रोजन का हमने ऑलरेडी लिखा है, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 1। और कितने हाइड्रोजन है? नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन के कितने हैं? 4 है। तो इनटू हम क्या करेंगे? 4। अब ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 16। ऐसे एग्जांपल हम ले लेते हैं NaCl का। किसका ले लेते हैं? NaCl का। तो ये NaCl का आप लेते हैं तो इसको भी इजी तरीके से आप कर सकते हैं। एक Na का जो आपका एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है। कितना होता है? Na का कितना होता है? 23। 11 Na 23। तो ये एटॉमिक मास हो गया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास ऑफ Na। ऐसे आप लिख सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ Na कितना है? 23। और इनटू नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 1। तो 1 कर देंगे। फिर प्लस, जब हम नेक्स्ट एटम पे जाएंगे तो हम प्लस करेंगे, तो यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे। एक Cl का कितना होता है? 35.5। ठीक है। क्लोरीन का जो आपका होगा वो कितना होगा? क्लोरीन 17, क्लोरीन 35.5। ठीक है।
तो ये 35.5 हो जाएगा। कितने Cl है इसमें? तो 1 है, तो इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल कितना आएगा? ये आएगा 58.5। तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया, ठीक है। ऐसे आप ले सकते हैं, आप चीनी का ले सकते हैं, ठीक है, H2SO4 का ले सकते हैं, H2SO4 हम एक एक करके लेंगे, H2SO4, ठीक। अब H2SO4 में वही आप सारे कंपाउंड नियर अबाउट आपको आ रहे होंगे। तो एक हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है? 1, या मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का यानी एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। कई ढेर सारे एटम के जो मास है ना वो ऐड होकर ही तो मॉलिक्यूलर मास बना रहे हैं, क्योंकि ढेर सारे एटम मिलकर ही मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हम इसमें सिंपल तरीके से करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है। कितने हाइड्रोजन है इसमें? 2, तो 2 और प्लस एक सल्फर का जो आपका एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 32, तो 32 और इनटू कितने सल्फर है? 1 और प्लस 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? हमने अभी लिखा है ऑक्सीजन के लिए, कितना लिखा है? 16, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 16। और नंबर ऑफ एटम कितना है ऑक्सीजन का? तो वो 4 है ना, तो यहां पर हम क्या कर देंगे? 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपको, तो 98 आएगा, ठीक है। एक बार अब इसको आप करेंगे, ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। ऐसे आप ले लेते हैं C6H12O6 का, C6H12O6 का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी ले लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक कार्बन का कितना होता है? 6 होता है, तो सॉरी, एक कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 12। एक कार्बन के जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, तो 6 है इसमें, तो 12 इंटू 6 प्लस एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, और कितने टोटल हाइड्रोजन है? 12, तो इसको हम किल से मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, कितने हैं टोटल? 6। अब इसको मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? C6H12O6 का आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। एक मैं और आपको HW के तौर पे दे रहा हूं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं साइड में। यहां पे HW में लिख लेंगे C12H22O11 K2SO4 Na2SO4 HCl। हाँ, ये आपके क्या हो जाएंगे? होमवर्क हो जाएंगे इतने, ठीक है। आप इतना करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और ढेर सारे आपके बुक में होंगे, वहां से आप प्रैक्टिस करेंगे तो इन सभी चीजों को आप समझ पाएंगे। आप आराम आराम समझेंगे, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। स्टेप बाय स्टेप करना होगा, क्योंकि नॉलेज जो होता है हमें पॉइंट वाइज मिलता है ना, एक एक पॉइंट करके मिलता है। थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड करेंगे तो फिर हमें उसको हम एक्सप्लोर कर पाएंगे ना, अचानक कुछ भी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये आपको इसका क्या करना है? HW करना है। HCl का एक हाइड्रोजन का 1 होता है और एक Cl का 35.1 होता है, 5 होता है, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है। ये मैं सिंपल तरीके से एक अणुभार का मॉलिक्यूलर मास का एक फार्मूला लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, मान लेते हैं कोई एक आपका A है, एटॉमिक मास, सिंपल तरीके से लिख देते हैं एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ एटम, ठीक है, और प्लस नंबर ऑफ एटम, ये फर्स्ट का एटॉमिक मास ना, एटम फर्स्ट का एटॉमिक मास, तो यहाँ पर 1 1 कर देते हैं इसे, ताकि आप समझ पाए ये पहले एटम के लिए। फिर इसे प्लस कर देंगे एटॉमिक मास, मास ऑफ एलिमेंट, मतलब एटम 2 के लिए है, फिर इनटू नंबर ऑफ एटम 2। ऐसे ऐसे आप ऐड करके चले जाएंगे, सो ऑन करते, यानी एक NaCl है तो Na का एक थर्ड कितना हो जाएगा? 23, और कितने Na है? 1 है NaCl में, तो 23 इंटू 1 प्लस एक Cl का 35.5 इंटू 1, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे 58। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, मॉलिक्यूलर मास और या मॉलिक्यूलर वेट भी इसको बोलते हैं, कई बार इसको हम अलग अलग तरीके से बोल देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, सारी चीजें एक ही हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। फिर हम मिलते हैं नए क्लास में, और आप टेक एंजॉय, तब तक आप सारी चीजों को सीखते रहिए। एक एक बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, आपको ये ऑलरेडी चीजें पता है। पेशेंस बनाकर चीजें हमें करनी होती है, पॉइंट वाइज चीजें करेंगे तो आपको निश्चित तौर से सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, नाइस टू मीट यू।